वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, दिस इज पारस और आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। जो हम लोग अभी मिसलेनियस एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रही है और जो लोग जिन्होंने पहले ही क्लास अटेंड नहीं की है तो वो मेरे प्रीवियस वीडियोस देखिए, आपको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ आएगा। तो चलिए हम लोग मिसलेनियस एक्सरसाइज जो खत्म करते हैं उसका जो पहला पार्ट है हमारे पास क्वेश्चन सेलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द गिवन बिलो। हमारे पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन गिवन है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या गिवन है मेरे पास, इफ P इंटरसेक्शन Q इज फॉल्स। अब हमको रैंडमली चेक करना पड़ेगा फटाफट, लेकिन P और Q दोनों की दोनों कैसे है, फॉल्स है। तो P इंटरसेक्शन Q, आपको पता होगा कि इंटरसेक्शन में कब कब फॉल्स होता है। तो इंटरसेक्शन में अगर ट्रू एक फॉल्स होता है या एक फॉल्स एक ट्रू होता है तब फॉल्स होता है, और एक दोनों वाला केस फॉल्स होता है तब फॉल्स होता है। मेरे पास स्पेस तो ठीक है, हम यहां समझ लेते हैं। मैंने बोला P इंटरसेक्शन Q, अगर P इंटरसेक्शन Q मेरे पास फॉल्स दिया है, इसका मतलब पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, या पहला फॉल्स दूसरा ट्रू, या फिर दोनों की दोनों फॉल्स रहे होंगे, तभी मैं बोल सकता हूं इनका रिजल्टेंट क्या होगा, फॉल्स। तो मेरे पास तीन पॉसिबल केसेस है। डन। तो पहले वाले केस बनाने के लिए आगे बात करते हैं। एंड P यूनियन Q इज ट्रू। P यूनियन Q कैसा है, ट्रू। दोनों के दोनों का यूनियन ट्रू है, तो यूनियन तो पता है आपको। यूनियन के केस में कैसा होगा, एक ये यूनियन के केस में अगर मैं इनको यूनियन करूंगा, दोनों ट्रू कब होंगे, दोनों फॉल्स वाला केस कैंसिल जाएगा। इन दोनों का यूनियन करूंगा तो भी मेरे पास क्या होने वाला है, ट्रू होने वाला है। इन दोनों का यूनियन करूंगा तो भी ट्रू आएगा। इसका यूनियन से ट्रू नहीं आएगा। मतलब मेरे पास पॉसिबल केसेस कौन से बचे जो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, वो ये दो। मैं वापस से बता रहा हूं आपको क्या। मेरे पास पहले कंडीशन थी दोनों का इंटरसेक्शन कैसा होना, फॉल्स होना। दैट मीन्स मैंने फॉल्स कब कब होता है इंटरसेक्शन में, जब TF होता है, FT होता है ना, और FF होता है। क्योंकि TT में तो कॉमन आ जाता है, ट्रू हो जाता है वो, इसलिए ये तीन पॉसिबल केस बनेंगे। नेक्स्ट केस में क्या बोला है, अब मैं यही तीन पॉसिबल केसेस पे हिट करूंगा सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या गिवन है, P यूनियन Q इज ट्रू। अब P यूनियन Q इनकी भी देखिए कब ट्रू होता है, TF करेंगे तब भी ट्रू होगा, FT करेंगे तब भी ट्रू होगा, लेकिन FF करेंगे तो ट्रू नहीं होता है ना। तो मेरे पास दो पॉसिबल केस आ गए, मतलब मेरे पास कंडीशन मेरे पास दो है और क्वेश्चन को सेटिस्फाई करने वाली। चलिए देखते हैं आप। तो द ब्लैंक इज नॉट ट्रू, कौन सा ट्रू नहीं है चेक करना है। चलो देखते हैं। मैं फर्स्ट वाले पे हिट करता हूं, मैं इसको क्लीन करता हूं। फर्स्ट वाले पे हिट करते हैं हम आंसर पे। तो फर्स्ट में P यूनियन Q लिखा है, P यूनियन Q इज नॉट ट्रू बोला है। देख लेते हैं, मेरे पास ये दोनों ऑप्शन है। अगर इन दोनों का यूनियन करूंगा P यूनियन Q, तो P यूनियन Q करूंगा तो इसका भी ट्रू आने वाला है, FT करूंगा तो भी ट्रू आएगा। मतलब ये वाला केस नहीं, क्योंकि हमको नॉट ट्रू चाहिए, तो इसको हटाते हैं। अब देखो इंप्लीकेशन लिखा हुआ है, डबल इंप्लीकेशन। इसका मतलब तो पता है आपको कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी इंप्लीकेशन है P2Q, और बैकवर्ड डायरेक्शन में भी इंप्लीकेशन है। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में इंप्लीकेशन कब फॉल्स होता है, क्योंकि ट्रू नॉट ट्रू चाहिए, मतलब फॉल्स चाहिए। मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में इंप्लीकेशन तब फॉल्स होता है जब TF मिलता है हमको, है ना, T से F मिलता है। सिमिलरली बैकवर्ड डायरेक्शन से भी फॉल्स होना चाहिए कब, जब हमारा बैकवर्ड से भी TF मिलता है ना। मतलब TF और FT दोनों केसेस के लिए फॉल्स होगा। आप देखिए हमारे ये दोनों पॉसिबल केसेस ही यही दिया है। TF दिया है तो इस केस में भी फॉल्स होगा, FT दिया है यही केस में भी फॉल्स होगा। तो हमारा आंसर जो है डबल इंप्लीकेशन की, मतलब आंसर सेकंड वाला होगा। डन, मेरे ख्याल से समझ आ रहा होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। सेकंड वाले क्वेश्चन में जो हमको लिखा हुआ है P इंटरसेक्शन Q एम्प्लाइज R, है ना, देन इज लॉजिकली इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट निकालना है, कौन किसकी इक्विवेलेंट है। तो इसके लिए फिर से मुझे इसको क्लिक करना है, मैं इसको क्लिक करता हूं। देखते हैं अब मुझे क्या लिखना है। क्वेश्चन जो दिया है, पहले मैं क्वेश्चन लिख देता हूं यहाँ पर। ये मेरे पास P इंटरसेक्शन Q एम्प्लाइज R है। डन। अब आपको पता है इंप्लीकेशन P इंप्लीकेशन Q का मतलब होता है नेगेशन ऑफ फर्स्ट वाला यूनियन सेकंड वाला। मतलब ये है नेगेशन ऑफ फर्स्ट वाला, मतलब ये यूनियन सेकंड। डन। तो मैं इसको चाहो तो ओपन कर सकता हूं, ओपन कर देते हैं हम लगे यहीं पर। अगर मैं इसको ओपन करूंगा, ओपन डीमॉर्गन से करते हैं, ये अंदर जाएगा नेगेशन ऑफ P, इंटरसेक्शन का बन जाएगा यूनियन, नेगेशन ऑफ Q, और इसको मैं ऐसे ही लिखा रहने देता हूं। ठीक है, ये हमारा हो गया क्वेश्चन, ये हमारा क्वेश्चन का पार्ट है। ठीक है, इसको किसके इक्विवेलेंट है। अब मैं आंसर्स में से चेक करता हूं, आंसर्स में से क्रॉस चेक करते हैं। पहला आंसर पे हिट करते हैं हम। फर्स्ट पे क्या गिवन है, P इंप्लाइज Q इंप्लाइज R। देखते हैं P इंप्लीकेशन और Q इंप्लीकेशन R। ठीक है, तो सबसे पहले हमको इधर वाला सॉल्व करेंगे हम, फिर उसके बाद इधर से सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं। P इंप्लीकेशन लिखा हुआ, Q इंप्लीकेशन R का मतलब होता है नेगेशन ऑफ फर्स्ट वाला यूनियन सेकंड वाला। तो मैं बोलता हूं नेगेशन ऑफ फर्स्ट वाला यूनियन सेकंड। डन। फिर से वही लगाएंगे हम, फिर से इंप्लीकेशन वाली कंडीशन प्रॉपर्टी लगाएंगे कि इधर भी फिर इंप्लीकेशन है, तो नेगेशन ऑफ फर्स्ट मतलब नेगेशन ऑफ P करूंगा मैं, और डिजम्पशन सेकंड वाला, सेकंड कौन है, नेगेशन ऑफ Q यूनियन R। क्या ये दोनों सेम टू सेम है, एग्जैक्टली चेक करिए। हाँ बिल्कुल सेम टू सेम है। ध्यान से देखिए,
ये भी साइन ये साइन सेम टू सेम है एक्जैक्टली, तो ये सारे डायरेक्टली ओपन हो सकते हैं और ये डायरेक्टली ओपन हो सकता है क्वेश्चन हमारा ऐसे, नेगेशन ऑफ पी यूनियन नेगेशन ऑफ क्यू यूनियन आर, है ना, जब साइन सेम होती है तो ये एसोसिएटिव लॉ के तहत डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं। यहाँ भी वही है, ये डिसजंक्शन ये भी डिसजंक्शन, डायरेक्टली लिख सकते हैं नेगेशन ऑफ पी यूनियन नेगेशन ऑफ क्यू यूनियन आर, दोनों की दोनों एग्जैक्टली सेम है। इसका मतलब हमारा जो आंसर है सेकंड का फर्स्ट। आई होप समझ आ रहा होगा। आप अगर रूल्स को प्रॉपर तरीके से पढ़ेंगे ये तो बहुत आसान है ना। इस क्वेश्चन में हमको क्या होता है, क्वेश्चन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में थोड़ा सा लेके जाना है और जो आंसर्स होंगे हमको क्रॉस चेक करने के लिए उसको थोड़ा सा फॉरवर्ड डायरेक्शन में सॉल्व करना पड़ता है। चलिए बढ़ते हैं थर्ड की तरफ। थर्ड में क्या लिखा हुआ है, इनवर्स ऑफ द स्टेटमेंट पैटर्न दिस। इसका इनवर्स चाहिए तो आप देखते हैं इनवर्स के लिए क्या होता है, आपको पता है कि P इंप्लाइज Q अगर कोई स्टेटमेंट है तो उसका इनवर्स क्या होता है, उसका इनवर्स होता है नेगेशन ऑफ फर्स्ट वाला इंप्लाइज नेगेशन ऑफ सेकंड वाला, है ना। तो इसका इनवर्स चाहिए मुझे, इसका इनवर्स, तो मैं नेगेशन ऑफ फर्स्ट वाला लगाऊंगा। मतलब नेगेशन ऑफ फर्स्ट कौन है, नेगेशन ऑफ फर्स्ट वाला कौन सा, P यूनियन Q, P यूनियन Q, है ना। इंप्लीकेशन नेगेशन ऑफ सेकंड वाला, मतलब नेगेशन ऑफ P कौन सा, इंटरसेक्शन Q, है ना, P इंटरसेक्शन Q। ये इंटरसेक्शन लिखा है, आप समझ लीजिए, मैं थोड़ा स्पेस बना देता हूं उसके लिए। तो आप देखते हैं यहाँ पे क्या होने वाला है, अब क्या होने वाला है, मेरे पास ऑप्शन में कैसे दिए हुए हैं, ऑप्शन चेक कर दे। फर्स्ट ऑप्शन है क्या ये, फर्स्ट ऑप्शन नहीं, इस तरीके का फर्स्ट ऑप्शन तो नहीं दिया है ना। इसको थोड़ा सा और मैं अंदर कर देता हूं, इसको अंदर लेके जाते हैं तो नेगेशन ऑफ P इंटरसेक्शन नेगेशन ऑफ Q, इंप्लीकेशन नेगेशन ऑफ P यूनियन नेगेशन ऑफ Q, ठीक है। तो देखते हैं ये आंसर भी नहीं दिख रहा, ये आंसर देखिए आप एग्जैक्टली ऑप्शन नंबर सी। क्या देखा, नेगेशन ऑफ P इंटरसेक्शन नेगेशन ऑफ Q इंप्लाइज नेगेशन ऑफ P यूनियन नेगेशन ऑफ Q, एग्जैक्टली ऑप्शन नंबर सी इज राइट। आपको समझ आ रहा होगा, हमने सिर्फ कुछ नहीं किया, ये P टू Q दिया था जो भी है, W टू W दिया था तो नेगेशन ऑफ W इंप्लाइज नेगेशन ऑफ W कर दिया, ठीक है, वही किया। दोनों के समय नेगेशन लगा दिया, नेगेशन ऑफ दिस इंप्लाइज नेगेशन ऑफ दिस, नेगेशन उधर भी ओपन कर दिया उधर भी ओपन कर दिया, तो मेरे पास ऑप्शन नंबर सी आ गया। तो ये बहुत आसान था, यहाँ पर हमने कुछ ज्यादा किया नहीं है, सिर्फ नेगेशन को अंदर लेके गए, डन। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर थर्ड कंप्लीट होता है। फोर्थ की बात कर लेते हैं हम, फोर्थ, और उसके लिए मुझे थोड़ा स्पेस बनाना पड़ेगा, मैं इसको क्लीन करता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 इसको भी कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। इफ P इंटरसेक्शन Q इज फॉल्स, वापस आ जाते हैं, मुझे क्या दिया है, मुझे दिया है P इंटरसेक्शन Q, क्या दिया है, फॉल्स। तो आपको पता है इंटरसेक्शन फॉल्स कब होता है, वापस से अगर तो T के साथ F का इंटरसेक्शन कर रहे होंगे, या F का T के साथ इंटरसेक्शन कर रहे हो, या फिर F का F के साथ इंटरसेक्शन कर रहे हो, तभी फॉल्स होगा, क्योंकि T मतलब ट्रू हो जाता है। अब और साथ साथ में दिया हुआ, ये कॉमा लगा है, साथ साथ में दिया है P इंप्लीकेशन इज फॉल्स, है ना। P इंप्लाइज Q फॉल्स कब होता है इंप्लीकेशन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन जब TF मिलता है, मतलब हमारा TF फॉरवर्ड डायरेक्शन मिलता है, मतलब ये वाला ऑप्शन चल रहा है। क्वेश्चन में हमको ये कंडीशन बोला है ना, तो बाकी दो कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि इसको भी सेटिस्फाई करने वाला होना और इसको भी सेटिस्फाई करने वाला। तो P इंप्लाइज Q होता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में TF, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में TF हमको ये मिला, मतलब बाकी दो कैंसिल। अब देखते हैं देन द वैल्यू ऑफ P एंड Q आर, P और Q की वैल्यू क्या हो जाएगी, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में TF लिया होगा, मतलब यहाँ T रहा होगा और यहाँ F रहा होगा, ये बात समझ आई, तभी तो इसका रिजल्टेंट फॉल्स आया है। तो आप समझ सकते हो P की वैल्यू T होगी और Q की वैल्यू F, तो TF लिखेंगे, T एंड F, P की वैल्यू T, P पहले दिया है, Q की वैल्यू F, तो आंसर इज बी। मेरे ख्याल से आपको क्लियर होगा, कंडीशन बिल्कुल याद रखिएगा। जैसे कंडीशनल स्टेटमेंट के लिए फॉरवर्ड डायरेक्शन में TF लिखते हैं हम, फॉल्स होता है, वैसे बाय कंडीशनल के लिए फॉरवर्ड में TF और बैकवर्ड से भी TF, मतलब TF और FT। आसान था हमारा ये क्वेश्चन भी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या लिखा है, द नेगेशन ऑफ इनवर्स ऑफ दिस, है ना, क्या लिखना है, नेगेशन ऑफ इनवर्स ऑफ दिस। मैं पहले बराबर लिखता हूं, नेगेशन ऑफ इनवर्स ऑफ दिस, पहले इसका इनवर्स करना है, उसका नेगेशन करना है ना। पहले इसका इनवर्स क्या होगा, नेगेशन ऑफ, देखिए बराबर से क्या बोल रहा हूं, नेगेशन ऑफ इनवर्स ऑफ दिस, इसका इनवर्स क्या होता है। पहले मैं बात करता हूं P इंप्लाइज Q स्टेटमेंट है, तो इसका इनवर्स हमने थोड़ी देर पहले लिखा, नेगेशन ऑफ P इंप्लाइज नेगेशन ऑफ Q, मतलब इनवर्स नेगेशन ऑफ इसका इनवर्स मतलब नेगेशन लगेगा फर्स्ट वाले पे, कौन सा है, नेगेशन ऑफ P इंप्लाइज सेकंड वाले पे नेगेशन ऑफ Q। तो आपको ये क्लियर समझ में आ रहा होगा कि नेगेशन बाहर पड़ा रहेगा पहले, ये नेगेशन ऑफ नेगेशन P, दैट मींस P इंप्लाइज नेगेशन Q। अब मुझे क्या करना है,
मुझे तो इस टाइम में दिया हुआ है, इस रूप में दिया हुआ, तो अपन इसको और भी छोटा कर लेते हैं। चलिए करके देखते हैं। पहले मैं अंदर सॉल्व करूंगा, ये नेगेशन बाहर रहेगा। पी इम्प्लाइज क्यू क्या होता है? नेगेशन ऑफ फर्स्ट वाला यूनियन सेकंड वाला, नेगेशन ऑफ फर्स्ट वाला और यूनियन सेकंड वाला, सेकंड है नेगेशन ऑफ क्यू। तो अब क्या है, बाहर वाला नेगेशन को हम अंदर लेके जा सकते हैं। अंदर जैसे ही लेके जाएंगे, डी मॉर्गन्स लॉ कहलाता है ये। अंदर जाएगा तो नेगेशन ऑफ नेगेशन पी दैट इज पी, यूनियन का बन जाएगा इंटरसेक्शन, और नेगेशन ऑफ नेगेशन क्यू दैट इज क्यू। तो पी इंटरसेक्शन क्यू इज आंसर। देखते हैं पी इंटरसेक्शन क्यू क्या कौन सा है। एक ऑप्शन ये भी है, पी इंटरसेक्शन क्यू, क्यू इंटरसेक्शन पी, एक ही है, ये भी आंसर है और ये भी। तो बुक में देख लीजिएगा, शायद गड़बड़ दिया होगा, आंसर आपको ये दोनों सेम टू सेम है। एक में किसी में नेगेशन लगा होगा, नहीं हो तो आप एग्जैक्टली बात समझ आ गई होगी आपको कि पी इंटरसेक्शन क्यू, क्यू इंटरसेक्शन पी एग्जैक्टली सेम है, तो आंसर ए एस ही होगा। डन, दोनों के दोनों आंसर है, एक आदमी चेंज होगा। अगर ऑप्शन ए दिया होगा तो आप सी में किसी में नेगेशन लगा के चेंज कर दीजिएगा, और सी दिया होगा तो आप इसको ऐसा कर दीजिएगा। डन, ये दोनों देखिए। फिलहाल आप इसको नोट कर लीजिए, समझ गए होंगे, फटाफट आगे बढ़ जाओ। ओके, लास्ट के दो क्वेश्चन बचे, इनको देख लेते हैं हम। द नेगेशन ऑफ पी इंटरसेक्शन क्यू इम्प्लाइज आर एस, है ना, इसका नेगेशन निकालना है। तो मैं देखता हूँ, ये क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं हम पहले। 6 में क्या है, नेगेशन निकालना है मुझे किसका, पी इंटरसेक्शन क्यू इम्प्लाइज आर का, है ना ये। तो इसको कैसे करेंगे, चलिए नेगेशन निकालते हैं। पहले हम अंदर का सॉल्व कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, है ना। वैसे ये ऑप्शन जिस तरीके से दिए वैसे ही सॉल्व हो जाना चाहिए। नेगेशन ऑफ पी इंटरसेक्शन, ये चलो हो सकता है। तो मैं बोथ साइड सॉल्व करूंगा, पहले इसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में थोड़ा सॉल्व करके देख लेता हूँ। नेगेशन अंदर जाएगा, ठीक है, तो नेगेशन ऑफ पी इंटरसेक्शन कैसा होता है, इंप्लीकेशन कैसा होता है, नेगेशन ऑफ फर्स्ट यूनियन सेकंड वाला, मतलब ये होगा नेगेशन ऑफ फर्स्ट वाला यूनियन सेकंड वाला। मेरे हिसाब से आपको ये समझ आया होगा, है ना। अब इसको आगे अंदर कर लेते सॉल्व। अभी हम क्वेश्चन को ही सिंप्लीफाई करने जा रहे हैं। ये होगा नेगेशन ऑफ पी इंटरसेक्शन का बन जाएगा यूनियन, और ये नेगेशन अंदर चला जाएगा, नेगेशन ऑफ क्यू यूनियन आर। यहां तक समझ आ रहा होगा, मैंने इसको नेगेशन को यहां लेके आया, ये साइन चेंज हुआ, और नेगेशन ऑफ पूरा कंपाउंड। अब इसको वापस एक बार और सॉल्व कर देता हूँ। सॉल्व करेंगे तो इक्विवेलेंट हो जाएगा नेगेशन ऑफ पी यूनियन नेगेशन ऑफ नेगेशन क्यू दैट इज क्यू, क्यू और इंटरसेक्शन यूनियन का बन जाएगा इंटरसेक्शन और नेगेशन ऑफ आर। तो ये तो हमारा हुआ क्वेश्चन, ये हमारा बना है क्वेश्चन को जो हमने सिंप्लीफाई किया। अब देखते हैं कि आंसर को सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करना है। आंसर के लिए हम इस वाले को पहले को सॉल्व करके देखते हैं, फर्स्ट को। चलिए फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट में क्या दिया, नेगेशन ऑफ पी इंटरसेक्शन नेगेशन ऑफ क्यू इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ आर। डन, तो अब मुझे इम्प्लीकेशन सॉल्व करना है, देखते हैं कैसे होता है इसके आगे। इम्प्लीकेशन को क्या बोलते हैं, नेगेशन ऑफ फर्स्ट यूनियन सेकंड वाला। नेगेशन ऑफ फर्स्ट मतलब नेगेशन ऑफ नेगेशन। मैं लिख देता हूं, एक काम करता हूं ऐसा, नेगेशन ऑफ फर्स्ट वाला यूनियन सेकंड वाला। डन, तो ये हो गया नेगेशन ऑफ पी इंटरसेक्शन। ये कैसा हो जाएगा, नेगेशन बन जाएगा क्यू, ये हो जाएगा यूनियन नेगेशन ऑफ आर। क्या ये और ये सेम टू सेम है? नहीं, बिल्कुल अलग है, काफी अलग चीजें हैं। इन दोनों के बीच में साइन भी अलग है, इधर भी साइन अलग है, तो मतलब ये ऑप्शन तो गड़बड़ हो गया हमारा। फर्स्ट इज नॉट करेक्ट, है ना, फर्स्ट सही नहीं है। मैं इसको क्रॉस कर देता हूँ, फर्स्ट सही नहीं है। अब मैं सेकंड पे हिट करने जा रहा हूँ। सेकंड वाले पे, ये फर्स्ट था, हिट किया, ये सेकंड को हिट करके देखते हैं। सेकंड में क्या है, पी यूनियन नेगेशन ऑफ क्यू यूनियन आर। अरे ये तो एग्जैक्टली ऐसा ही दिया हुआ है। हाँ, काफी कुछ सेम है, यहाँ तक तो सेम है, लेकिन ये चीजें अलग अलग दी हुई। देखो, नेगेशन ऑफ क्यू आर दिया है, यहाँ पे क्यू और नेगेशन आर दिया है, तो सेकंड ऑप्शन पे रिजेक्टेड, है ना। मैं थर्ड को हिट करने की कोशिश करता हूँ। ऑप्शन नंबर थर्ड, नेगेशन ऑफ पी इंटरसेक्शन नेगेशन ऑफ क्यू इम्प्लीकेशन नेगेशन ऑफ आर। डन, बढ़ते हैं आगे, इसको करते हैं। तो मैंने बोला फिर से इम्प्लीकेशन को हम सॉल्व करके देखेंगे। नेगेशन ऑफ पी इंटरसेक्शन, ये कैसा हो जाएगा इम्प्लीकेशन वाला रूल, वापस से कैसा, नेगेशन ऑफ फर्स्ट वाला यूनियन सेकंड वाला। मेरे ख्याल से ये क्लियर समझ आया होगा आपको, है ना, जैसे हम इम्प्लीकेशन को सॉल्व करते हैं। ये नेगेशन ऑफ पी इंटरसेक्शन नेगेशन ऑफ नेगेशन क्यू दैट इज क्यू, और यूनियन नेगेशन ऑफ आर। क्या मेरा आंसर यही है? देखेंगे तो क्वाइट ये पार्ट तो मिल रहा है एग्जैक्टली, लेकिन यहाँ पे गड़बड़ी हो गई। ये यूनियन है, यहाँ पे इंटरसेक्शन है, दैट मीन्स थर्ड भी गड़बड़ है ना। और मैं फोर्थ को हिट करता हूँ, तो फोर्थ तो डेफिनेटली आंसर होना ही चाहिए। लेकिन एक बात गाइस मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि फोर्थ में यहाँ पे क्वेश्चन में आपको टेक्स्ट बुक में नेगेशन दिया हुआ, नेगेशन ऑफ क्यू दिया हुआ, मैंने उस नेगेशन को चेक अलग किया है। रीजन ये है क्योंकि बुक में ये जो आंसर दिया है वो डी दिया है, तो डी के अकॉर्डिंग यहाँ पे नेगेशन नहीं होना चाहिए, तभी इक्विवेलेंट होगा।
तो आप समझ जाइए कि क्वेश्चन ये है नेगेशन ऑफ पी। आप करेक्शन कर लीजिएगा। करेक्शन क्या करना है, फोर्थ में यहाँ नेगेशन लगा हुआ है बुक में, मैंने हटा दिया, आप हटा लीजिएगा, है ना, तब आंसर आ जाएगा। चेक करते हैं क्या यही आंसर है, क्या यही आंसर है। मैंने प्रॉपर नहीं लिखा पूरा, है ना, ये हो जाएगा नेगेशन ऑफ आर। क्या यही आंसर है नेगेशन ऑफ पी यूनियन क्यू इंटरसेक्शन नेगेशन ऑफ, एग्जैक्टली सेम टू सेम आंसर है फोर्थ वाला। डन। तो इस तरीके से हमारा, हाँ बिल्कुल ये सही है। तो इस तरीके से हमारा फोर्थ है, आप चेक कर लीजिएगा बराबर, और फोर्थ वाले में करेक्शन कर लीजिएगा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया, है ना। अब 7th की बात करते हैं, ये डन। 7th की बात करते हैं। 7th में क्या बोला है, ए मेरे पास कोई सेट है 1 2 3 4 5, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, नॉट ट्रू बताना है। तो नॉट ट्रू के लिए चेक करते हैं, देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू ए सच दैट दिस कंडीशन टू बी। अब आपको पता है देयर एग्जिस्ट और फॉर ऑल में क्या करते हैं हम हमेशा, देयर एग्जिस्ट में करते हैं कि अगर देयर एग्जिस्ट वाला केस ट्रू तभी होता है जब एटलीस्ट कम से कम एक भी वैल्यू ऐसी मिल जाती है जो कंडीशन को सेटिस्फाई करती है। तो देयर एग्जिस्ट वाला जो केस होता है, स्टेटमेंट होता है, वो ट्रू होता है। और फॉर ऑल के केस में क्या होता है, सारे के सारे जो है सारे के सारे जो पॉसिबल केसेस है ना उसको सेटिस्फाई करना चाहिए, तभी फॉर ऑल वाला केस जो होता है वो ट्रू होता है, अदरवाइज फॉल्स होता है। तो चल चेक करते हैं। चलिए ये है देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू सच दैट, यहाँ पे कोई भी एक वैल्यू चाहिए मिनिमम। तो एक काम करते हैं हम 8 रखने की, 8 आने के लिए यहाँ पे क्या चाहिए 5 प्लस 3 8 होता है ना, 5 एग्जैक्टली अवेलेबल है, एटलीस्ट 1 वैल्यू चाहिए थी। तो ये तो ट्रू हो गया, लेकिन हमको नॉट ट्रू चाहिए, तो हमारा ये आंसर नहीं है। बी देयर एग्जिस्ट, फिर से बोला मिनिमम एक वैल्यू चाहिए, इसके लिए मिनिमम एक वैल्यू जो कि मैं बड़ी वैल्यू रख के देख लेता हूँ, एक काम करूंगा तो छोटी वैल्यू रख लेता हूँ, कौन सा 1 रखेंगे हम। तो 1 + 2 < 9 होता है, एग्जैक्टली 1 + 2 दैट इज 3 < 9। हाँ बिल्कुल, एटलीस्ट 1 वैल्यू चाहिए क्योंकि डायरेक्ट एग्जिस्ट लगा, इसलिए ये भी ट्रू हो गया। लेकिन हमको क्या चाहिए, नॉट ट्रू। तो हमारे दोनों ऑप्शन ए और ऑप्शन बी इनकरेक्ट हो जाएंगे। सी ऑप्शन पे हेल्प करते हैं, देखते हैं। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ए, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ए का मतलब हो जाएगा सब सारी वैल्यू सेटिस्फाई करना होना। देखते हैं कोई भी एक वैल्यू उठा के, ग्रेटर देन की बात बोला है, ये पार्ट ग्रेटर होना चाहिए, तो मैं छोटी वैल्यू पकड़ लेता हूँ, कोई 1 डाल के देखें। 1 + 6 दैट इज 7, है ना। 7 ग्रेटर देन होता है ना, बिल्कुल नहीं। तो ये वाला वैल्यू फॉल्स हो गया। रीजन क्योंकि फॉर ऑल बोलता है कि सारे के सारे सेटिस्फाई करना होना, तो मेरे लिए ये नॉट ट्रू, इसलिए मैं डी को चेक नहीं कर रहा हूँ। तो हमारा आंसर हो गया सी। आई होप आपको समझ आया होगा ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब हम आगे बढ़ते हैं, आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं हम लोग। क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्टेटमेंट्स एंड लॉजिक जस्टिफाई देयर ट्रूथ वैल्यू। अगर स्टेटमेंट है, पहली बात तो स्टेटमेंट बताना है, स्टेटमेंट है या नहीं, और अगर है तो उसकी ट्रूथ वैल्यू बतानी। चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 4 फैक्टोरियल इज 24 होता है क्या, इसकी की ट्रूथ वैल्यू है क्या, चेक करते हैं, तभी स्टेटमेंट कहलाएगा। तो 4 फैक्टोरियल इक्वल टू 4 × 3 × 2 × 1 दैट इज 24। तो डेफिनेटली हर हाल में 24 होने वाला है, इसका आंसर वेरी नहीं करेगा। जो आंसर वेरी करते हैं उसके लिए हम स्टेटमेंट कंसिडर नहीं करते। तो ये स्टेटमेंट है और इसकी ट्रूथ वैल्यू कौन सी हो जाएगी, टी। डन हो गया होगा, आपको समझ आ रहा होगा। रेड मार्कर यूज करते हैं, आपको प्रॉपर्ली समझ आएगा। ट्रूथ वैल्यू होगी टी और ये स्टेटमेंट है ना। आगे बढ़ते हैं। पाई इज एन इरेशनल नंबर, एग्जैक्टली इरेशनल नंबर इज व्हाट विच कांट बी रिटन इन फॉर्म ऑफ p/q फॉर्म पे नहीं लिख सकते ना पाई को, इसलिए इरेशनल नंबर है, एग्जैक्टली। और इसकी एक ही ट्रूथ वैल्यू सही है, हमेशा इरेशनल नंबर ही कहलाएगा, एक ही ट्रूथ वैल्यू है। तो ये भी एक स्टेटमेंट है और इसकी ट्रूथ वैल्यू टी है ना। आगे बढ़ते हैं। थर्ड की तरफ, इंडिया इज अ कंट्री एंड, है ना, कंजंक्शन वाला क्वेश्चन लिखा है, एंड हिमालय इज अ रिवर। तो पहले मुझे मेंशन करना पड़ेगा कि ये स्टेटमेंट है कि नहीं। बिल्कुल एक स्टेटमेंट है, क्योंकि इसमें जो भी आंसर्स मिलने वाले हैं यूनिक आंसर मिलने वाले हैं। तो ये तो स्टेटमेंट है, लेकिन इसकी ट्रूथ वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे आप। ट्रूथ वैल्यू, तो इंडिया इज अ कंट्री, ये जो इंडिया इज अ कंट्री स्टेटमेंट जो लिखा है, ये ट्रू है क्या, हाँ, इंडिया इज अ कंट्री ट्रू हो गया। एंड लगा मतलब इंटरसेक्शन। अब बात करते हैं, हिमालय इज अ रिवर है क्या, हिमालय रिवर है नहीं, फॉल्स, तो दैट इज फॉल्स। अब दोनों का रिजल्टेंट टी इंटरसेक्शन आज क्या होगा, फॉल्स होगा, है ना, कॉमन लेते हैं, फॉल्स हो गया। तो मतलब ये एक स्टेटमेंट है, बट इसकी ट्रूथ वैल्यू कैसी है, फॉल्स है। ये आपको क्लियर हो गया होगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। प्लीज गेट मी ग्लास ऑफ वाटर। तो आपको मैंने बिगिनिंग में भी ये बताया था कि इंटरोगेटिव है, सजेशन है, रिक्वेस्ट वाले क्वेश्चन है, कमांड है, ऑर्डर है। तो ऐसे वाले जो सेंटेंसेस हैं स्टेटमेंट के अंतर्गत नहीं आते। रीजन ये होता है क्योंकि इसके पीछे रिएक्शन डिफरेंट हो सकते हैं। ये भी मैंने आपको तरीका समझने के लिए बताया था। प्लीज गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर।
जरूरी नहीं कि इसके बाद जो रिएक्शन जनरेट होंगे वो हमेशा सेम टू सेम होने वाले, डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं, तो ऐसे भी समझ सकते हैं आप। तो ये एक स्टेटमेंट नहीं है, यहाँ पे लिखूंगा मैं नॉट अ स्टेटमेंट, नॉट अ स्टेटमेंट, है ना। डन, स्टेटमेंट नहीं है तो ट्रुथ वैल्यू भी बात नहीं कर सकते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक टू थीटा, है ना। तो एग्जैक्टली ये फॉर्मूला है, हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा हुआ है। फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू आर, सारे थीटा के लिए होता है ये। एग्जैक्टली सही है ये हर जगह। तो ये स्टेटमेंट भी कहलाएगा, उसकी ट्रुथ वैल्यू ट्रू कहलाएगी। तो ट्रुथ वैल्यू मैं यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ टी से। देन आगे बढ़ते हैं। इफ एक्स इज अ होल नंबर, एक्स अगर होल नंबर है, मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 जो भी है इनफाइनाइट तक, देन दिस इज इक्वल टू 0, है ना। x प्लस 6 इक्वल टू 0 चेक करते हैं हम। अगर मैंने पहले बात करिए ये एक स्टेटमेंट है कि नहीं, तो मैं देखता हूँ ट्रुथ वैल्यू पे डिपेंड करता है। यहाँ पे मैं 1 रखूंगा वैल्यू, इन्होंने बोला होल नंबर है। अगर होल नंबर है तो अगर मैं कोई भी होल नंबर डालता हूँ, 0 डालता हूँ, 0 डालूंगा होल नंबर, तब भी ये इक्वल टू 0 नहीं देने वाला। 0 से लेके इनफाइनाइट तक कोई भी नंबर डालूंगा इक्वल टू 0 नहीं आने वाला। मतलब हर एक केस में कैसा होगा, ये फॉल्स होगा, हर एक केस में फॉल्स होगा। दैट मीन्स इसकी यूनिक ट्रुथ वैल्यू है, तो ये स्टेटमेंट भी कहलाएगा और इसकी ट्रुथ वैल्यू कैसी हो जाएगी, फॉल्स। क्यों? क्योंकि हर केस में ये कैसा होगा, फॉल्स होगा। इसलिए क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड खत्म होता है। आप फटाफट नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं थर्ड की तरफ बढ़ता हूँ। डन, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देख लेते हैं फटाफट। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 3, राइट ट्रुथ वैल्यू ऑफ स्टेटमेंट्स। ट्रुथ वैल्यू निकालनी मुझे अगेन स्टेटमेंट्स की, तो निकालते हैं। √5 इज ए रेशनल नंबर बट 3√5 इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो देखते हैं, पहले मैंने स्टेटमेंट को दो कॉम्प्लेक्स फॉर्म पे लिखा हुआ, मैं सिंपल स्टेटमेंट्स में देखूंगा। तो √5 इज ए रेशनल नंबर, ये मेरा स्टेटमेंट 1 है। तो क्या ये सही है? मैं इसको P ले लूंगा, इस बट के बाद जो लिखा हुआ इसको Q ले लूंगा, तो उसका P Q का इंटरसेक्शन जो भी करते रहूंगा उससे हम डायरेक्टली उसकी ट्रुथ वैल्यू निकालते हुए चले। कैसे? √5 इज एन इरेशनल नंबर, √5 इरेशनल नंबर है। हाँ एग्जैक्टली, √5 कैन नॉट बी रिटन फॉर्म ऑफ P by Q फॉर्म पे, इरेशनल नंबर है। तो मैं इसको, ये ट्रू है तो एग्जैक्टली ट्रू लिखूंगा मैं। बट मैंने बताया था, बट को भी हम एंड की जैसे ही लिखते हैं, वही है ये, तो इंटरसेक्शन हो जाएगा। 3√5 इज कॉम्प्लेक्स नंबर, हाँ 3√5 भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। सारे के सारे नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, इवन ऑल रियल नंबर्स आर कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना। तो ये हो जाएगा मेरा, ये भी ट्रू। तो ट्रू और ट्रू का इंटरसेक्शन दैट इज ट्रू, मतलब ये हो जाएगा मेरी ट्रुथ वैल्यू ट्रू, है ना, टी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू n, n² प्लस n इज इवन। एग्जैक्टली ये बिल्कुल होता है हमेशा, आप चाहो तो चेक कर लीजिए। 1 पुट करिए, एंड नेचुरल नंबर की बात किया, आप नेचुरल नंबर डालिए 1 प्लस 1 दैट इज 2, इवन है। 2 डालिए, 2² प्लस 2 दैट इज 6, तो तब भी इवन हो गया। 3 चेक कर लेते हैं हम ऑड नंबर डालते हैं, 3² प्लस 3 दैट इज 9 प्लस 3 12, मतलब अभी भी इवन, ऑड नंबर डालने पे भी ये इवन आ रहा है, मतलब सारे केसेस के लिए सही होगा एग्जैक्टली। तो ये जो स्टेटमेंट है फर्स्ट वाला, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू n² प्लस n इज इवन, एग्जैक्टली ये ट्रू होगा। अब ध्यान रखना, बीच में लिखा है वाई भी हम जैसे बट यूज करते हैं ऐसे ही वाई भी है, वो भी इंटरसेक्शन के जैसा ही होता है ना। वाई लगाएंगे, बट लगाएंगे, एंड लगाएंगे, तीनों की तीनों एक ही सिंबल यूज करते हैं हम, इंटरसेक्शन। तो ये हो जाएगा इंटरसेक्शन। अब देखते हैं n² माइनस n इज एन ऑड नंबर, होता है ऑड क्या, आप चेक करके देखो, कोई भी एक रेंडमली चेक कर लीजिए। जैसे 0 डाल के देखते हैं, 0 बोल रहा हूँ, 1 नेचुरल नंबर 1 डाल के देख लेते हैं। तो 1² माइनस 1, तो ये यहीं पे सेटिस्फाई नहीं करता, दैट इज 0, और 0 मेरा ऑड नंबर नहीं है, तो क्लियरली ये हो गया मेरा फॉल्स। तो ये ट्रू इंटरसेक्शन फॉल्स, दैट इज फॉल्स। तो इसकी ट्रुथ वैल्यू कैसी हो जाएगी, फॉल्स। तो मैं मेंशन करता हूँ दैट इज फॉल्स। तो आपको ये क्लियर समझ आ रहा होगा। आगे बस बात करते हैं थर्ड नंबर पे। देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू n, देयर एग्जिस्ट मतलब एटलीस्ट 1 वैल्यू भी सेटिस्फाई करता है तो वो ट्रू हो जाता है। कम से कम एक वैल्यू हो जाना चाहिए इसके लिए, तो आप कम से कम एक वैल्यू रख दो, कोई भी बड़ी सी नेचुरल नंबर में 100 रख दीजिए। 100 प्लस 5 ग्रेटर देन 10 होता है, बिल्कुल एक वैल्यू चाहिए ना देयर एग्जिस्ट के लिए ट्रू बनाने के लिए। एक वैल्यू डाल दिया हमने, वो ट्रू है, तो इसके लिए कैसा स्टेटमेंट हो जाएगा मेरा ट्रू। मेरे ख्याल से आपको समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट है the square of any even number is odd or the cube of any number is odd, ठीक है। the square of any even number is odd and cube of any odd number is odd होगा यार। any यहाँ पे odd लिखा होगा, ये मिस्टेक होगी, आप चेक कर लीजिएगा।
द स्क्वायर ऑफ एनी इवन नंबर, इवन नंबर का स्क्वायर हमेशा ऑड होता है क्या, हम चेक कर लेते हैं ना, इवन नंबर दो दो टू का स्क्वायर 4 होता है, दैट इज नॉट ऑड। तो मेरा पहला स्टेटमेंट जो लिखा है वो कैसा हो जाएगा, फॉल्स। वापस से बात करता हूँ, द स्क्वायर ऑफ एनी इवन नंबर इज ऑड, तो हमने ये स्टेटमेंट है कि नहीं, चेक, पहली बात तो स्टेटमेंट है। अब देखते हैं 2 है या फॉल्स है, तो फॉल्स हो गया, हमने रैंडमली कोई वैल्यू डाली 2 डाली, उससे ये स्क्वायर का इवन, वो इवन नंबर का स्क्वायर इवन ही होता है, तो ये ऑड बोला इन्होंने, तो ये फॉल्स हो गया। और लगा हुआ, और मतलब इंटरसेक्शन होता है, नहीं, डिजंक्शन होता है या फिर यूनियन। बात करो, द क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज ऑड, है ना, किसी भी ऑड नंबर का क्यूब करके देखिए, 1 का क्यूब 1 होता है, वो भी ऑड है। 3 का क्यूब 27, दैट इज ऑल्सो ऑड। तो क्यूब का किसी भी ऑड नंबर का अगर क्यूब करेंगे तो वो भी ऑड मिलता है, तो वो हो जाएगा ट्रू। तो ट्रू और फॉल्स का यूनियन जो मिलेगा आपको वो मिलेगा ट्रू, तो इसलिए इसकी ट्रुथ वैल्यू हो जाएगी टी। मेरे ख्याल से ये बहुत आसान है और बहुत ज्यादा समझाने की जरूरत भी नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। इन ट्राइंगल एबीसी इफ ऑल साइड्स आर इक्वल, एक रैंडम सी बात है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, आप जनरली सोच के देखिए, इफ इन ट्राइंगल एबीसी इफ ऑल साइड्स आर इक्वल, सारी साइड्स इक्वल है, देन ऑल द एंगल्स आर इक्वल। डेफिनेटली अगर सारी साइड्स इक्वल है तो वो इक्विलैटरल ट्राइंगल कहला जाएगा, तब उसकी सारे एंगल इक्वल होते हैं, तो ये वैसे ही ट्रू है। मैं डायरेक्टली इसको आगे स्टेटमेंट फर्दर ब्रेक करके, बिना ब्रेक किए डायरेक्टली इसको ट्रू बता सकता हूँ, क्लियरली सही है। बट आपको अगर ऐसे करना है, ब्रेक करना है, जबरदस्ती ब्रेक करना चाहते हो तब भी कर सकते हो। तब कैसे करेंगे आप, इन एबीसी कोई भी ट्राइंगल, हम इसको स्टेटमेंट अलग अलग रहेगा, इसका स्टेटमेंट कैसे अलग होगा मैं आपको बताता हूँ। इन ट्राइंगल एबीसी ऑल साइड, ऐसे इन ट्राइंगल एबीसी ऑल साइड्स आर इक्वल, ये स्टेटमेंट कहलाएगा पी। सेकेंड स्टेटमेंट कहलाएगा इन ट्राइंगल एबीसी, ये फर्स्ट के लिए, इन ट्राइंगल एबीसी ऑल एंगल्स आर इक्वल, ये कहलाएगा स्टेटमेंट नंबर क्यू, मतलब सेकंड वाला। डन। तो मैंने बोला इन ट्राइंगल एबीसी ऑल साइड्स आर इक्वल, एक स्टेटमेंट है, और इन ट्राइंगल्स एबीसी ऑल एंगल्स आर इक्वल, तो ये हो जाएगा स्टेटमेंट क्यू, सेकंड वाला। देन लगा हुआ, इफ देन लगा हुआ, इफ देन मतलब पी इंप्लाइज क्यू बना मेरे पास, पी इंप्लीकेशन क्यू बना। आपको पता है पी इंप्लीकेशन क्यू कब फॉल्स होता है, कब फॉल्स होता है, तो आपको पता है जब भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में टी से एफ मिलता है तभी फॉल्स होता है। बाकी सारे केसेस के लिए कैसे बनेगा, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में टी एफ के लिए फॉल्स होगा, अदरवाइज सारे के लिए ट्रू होगा। तो क्या करेंगे आप देखो टी है क्या पहले वाले केस में, इफ ऑल इन ट्राइंगल एबीसी ऑल साइड्स आर इक्वल, किसी भी ट्राइंगल एबीसी में सारी साइड्स इक्वल होती है कि नहीं, अलग अलग भी हो सकती है, तो पहला वाला स्टेटमेंट हो जाएगा फॉल्स। आगे बात करते हैं फॉल्स टू, क्यू कौन सा है, ऑल एंगल्स आर इक्वल, वापस से क्यू कौन सा है, इन ट्राइंगल एबीसी ऑल एंगल्स आर इक्वल, तो इन ट्राइंगल एबीसी किसी भी ट्राइंगल में सारे एंगल इक्वल होंगे क्या, नहीं, ये भी फॉल्स। मतलब तो फॉल्स टू फॉल्स क्या होता है, टीएफ में फॉल्स होता है, अदरवाइज सारे केसेस में क्या होता है, ट्रू होता है। तो इस वाले केस में क्या हो जाएगा, फॉल्स इंप्लाइज फॉल्स, मतलब ट्रू हो जाएगा। इसलिए हम डायरेक्टली स्टेटमेंट पढ़ के मैंने बता दिया था कि इसका आंसर ट्रू आने वाला है। लॉजिकली अगर हम इसको ब्रेक करते हैं तो बड़े आराम से ब्रेक करना पड़ता है। इसमें P बनता है वो इन ट्राइंगल एबीसी ऑल साइड्स आर इक्वल, ये बनेगा, और Q बनेगा इन ट्राइंगल एबीसी ऑल ट्राइंगल्स आर इक्वल, है ना, ऑल एंगल्स आर इक्वल, ये Q बनेगा। ठीक है, दोनों फॉल्स फॉल्स, इंप्लीकेशन ट्रू होता है, दैट इज ट्रू। इसकी ट्रुथ वैल्यू कैसे रहेगी, ट्रू, इसकी ट्रुथ वैल्यू T है, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर लास्ट देख लेते हैं, 6th वन, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू n, है ना, सारे के सारे n के लिए फॉर ऑल लगा है, मतलब सारे केसेस के लिए ट्रू होना, अदरवाइज हम उसको फॉल्स बता देंगे। तो कोई भी एक रैंडम नंबर, नेचुरल नंबर उठा लेते, सबसे छोटा उठा लेते हैं, 1 जैसे पुट करूंगा 1 + 6 दैट इज 7 इज नॉट ग्रेटर देन एक्चुअली 8, तो ये गलत दिया हुआ है हमारे फॉर ऑल के लिए। फॉर ऑल बोलता है सारे के सारे लोगों को सेटिस्फाई करना, तो ये हमारा स्टेटमेंट, इसकी ट्रुथ वैल्यू फॉल्स हो जाएगी। मेरे ख्याल से क्लियर होगा आप सभी को, आप नोट कर लीजिए प्रॉपर तरीके से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आगे बढ़ता हूं। ओके, we have question number 4 and question number 5 now. So okay, start करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह दिया है, इफ a इक्वल टू कोई साइड दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, डिटरमाइन द ट्रुथ वैल्यू ऑफ फॉलोइंग। चलिए ट्रुथ वैल्यू देख लेते हैं इसकी। देयर एग्जिस्ट, तो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, देयर एग्जिस्ट का मतलब होता है अगर एक एटलीस्ट एक भी वैल्यू मिलती है जिसके लिए अगर वो अवेलेबल हो जाती है, इसके लिए कंडीशन सेटिस्फाई करती है, तो उसके लिए हमारा स्टेटमेंट जो है ट्रू होता है। फॉर ऑल के लिए सारे के सारे लोग ट्रू होना। देखते हैं, देयर इज x बिलोंग्स टू a, चलिए कम से कम एक वैल्यू देख लेते हैं। इसके लिए 7 है, 7 + 8 15 होता है, एग्जैक्टली एक वैल्यू मिल जाएगी हमको जिसके लिए स्टेटमेंट सेटिस्फाई करता है, तो देयर इज वाला केस ट्रू हो जाएगा, मतलब इसकी ट्रुथ वैल्यू t हो जाएगी, है ना।
आगे बढ़ते सेकंड वन फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू, सारे के सारे के लिए। तो मैं किसी को मना करने की कोशिश करता हूँ कि सबसे छोटी वैल्यू डाल के देता हूँ यहाँ पे, है ना, वन पुट करूंगा एक इसके लिए एक्स के प्लेस पे, तो 1 + 5 दैट इज 6 इज लेस देन 12, हाँ ये तो सही है। तो सबसे बड़ी रख के भी देखता हूँ 9 + 5 दैट इज 14 इज लेस देन 12, नहीं ये तो गलत है। तो इसके लिए फॉर ऑल वाला केस ये है फॉल्स हो गया, मतलब इसकी ट्रुथ वैल्यू फॉल्स। क्यों? क्योंकि फॉर ऑल के लिए सारे के सारे जो है ट्रुथ होना, है ना, सारे के सारे सेटिस्फाई करना होना। थर्ड की बात कर देते हैं। थर्ड में क्या लिखा, देयर एग्जिस्ट लगा, फिर से एक वैल्यू चाहिए मिनिमम, जिसके लिए ये चाहिए सबसे बड़ी वैल्यू डाल के देख 9 + 7 ग्रेटर हो जाएगा 11 से एग्जैक्टली। तो इसके लिए ये ट्रुथ वैल्यू टी हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, तो इसके लिए मैं सबसे बड़ी वैल्यू डाल के देखता हूँ, सबसे बड़ी, है ना, ताकि ये इसको मना कर सके। बड़ी वैल्यू तो 9 डाल के चेक करता हूँ, 9 3 27, 27 कहीं से भी बड़ा नहीं होता इससे, इसलिए ये फॉर ऑल के केस में एक वैल्यू भी अगर सेटिस्फाई नहीं करती तो वो फॉल्स हो जाता है। तो ये हमारी ट्रुथ वैल्यू फॉल्स हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, राइट द नेगेशन ऑफ द फॉलोइंग, है ना, नेगेशन निकालना है। तो मैंने आपको पहले बताया था देयर एग्जिस्ट का फॉर ऑल हो जाता है, फॉर ऑल का देयर एग्जिस्ट हो जाता है, सम का ऑल होता है ना, ऑल का सम होता है। देखते हैं, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, तो मैं यहां पे लिखूंगा देयर एग्जिस्ट एंड बिलोंग्स टू ए, है ना, एंड बिलोंग्स टू ए है या एक्स बिलोंग्स टू ए है, अच्छा एंड लिखा है यहाँ पे, चलिए, देयर एग्जिस्ट एंड बिलोंग्स टू ए वेयर n + 7 ग्रेटर देन 6। तो मुझे क्या करना है, इसका नेगेशन लिखना होगा, मुझे इसकी ट्रुथ वैल्यू से कोई मतलब नहीं है। तो आप ध्यान से देखिए, देयर एग्जिस्ट फॉर ऑल के प्लेस में देयर एग्जिस्ट लिखूंगा, ये हो जाता है n + 7। अब ग्रेटर देन दिया, इसका उल्टा करेंगे, तो ग्रेटर का उल्टा, इसका उल्टा होगा लेस देन और इक्वल टू, ये बनेगा लेस देन और इक्वल टू 6, ठीक है, या इसको ऐसे क्रॉस भी कर सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। आगे बढ़ते हैं, तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, देयर एग्जिस्ट लिखा हुआ, देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू ए, अब देयर एग्जिस्ट लिखा है तो इसके लिए हो जाएगा फॉर ऑल, तो हो जाएगा हमारा ये फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए सच दैट दिस इज व्हाट, जो भी दिया है, तो मैं वापस से सच दैट लिख देता हूं, देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू ए सच दैट एक्स + 9 लेस देन और इक्वल टू 15, है ना। तो देयर एग्जिस्ट की प्लेस में मैंने क्या लिखा, फॉर ऑल लिखा, एक्स बिलोंग्स टू ए सच दैट, इसके प्लेस में x + 9 लिखा हुआ ये, अब ये लेस और इक्वल टू है तो इसको मैं उल्टा कर दूंगा, ग्रेटर देन 15, ये हमारा इसका हो गया नेगेशन। मेरे ख्याल से बहुत आसान है, मैं प्रीवियस एक्सरसाइज में भी पूरा किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, सम ट्रायंगल्स आर इक्विलेटरल ट्रायंगल्स, तो मैंने बताया था सम को ऑल से रिप्लेस करते हैं, ऑल को सम से रिप्लेस करते हैं, तो सम के प्लेस में क्या हो जाएगा, ऑल ट्रायंगल्स आर के बाद नॉट लगाना है, आर नॉट इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। आई होप क्लियर होगा आपको। सम के प्लेस में ऑल ट्रायंगल्स और नॉट इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 खत्म हो गया। आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। हम लोग करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 6 और 7 दोनों में ट्रुथ टेबल निकाली हुई है, ट्रुथ टेबल बना के हमको सॉल्व करना है उसको। तो आपको पता है ट्रुथ टेबल निकालना कितना आसान है, और वो हम लोगों पहले भी बहुत सारे ट्रुथ टेबल बना चुके हैं, तो उसमें मेरे ख्याल से आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं आएगी, इसलिए मैं क्वेश्चन नंबर 6 और 7 स्किप कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है, डिटरमाइन द ट्रुथ वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू ऑफ द फॉलोइंग, है ना। तो पी एंड क्यू की ट्रुथ वैल्यू निकालनी है, चलिए देख लेते हैं। तो P यूनियन Q मुझे मेरे पास ट्रू दिया है, P यूनियन Q ट्रू कब होता है, एक बात है, मेरे पास P यूनियन Q मेरे पास ट्रू है, मतलब ट्रू तभी होगा दो स्टेटमेंट का यूनियन जब या तो पहला और दूसरा दोनों ट्रू हो, या फिर पहला ट्रू दूसरा फॉल्स हो, या पहला फॉल्स और दूसरा ट्रू हो। क्योंकि फॉल्स वाला जो चौथा केस होता है उस पर तो फॉल्स आ जाता है। तो मतलब मेरे पास 3 पॉसिबल केसेस है ना। अब बढ़ते हैं आगे, और साथ साथ दिया हुआ है, पहले को हिट करा मैंने और मेरे पास 3 पॉसिबल केस आ गए। अब इन्हीं 3 पॉसिबल केसेस में मैं सेकंड सिचुएशन को भी एडजस्ट करूंगा। सेकंड सिचुएशन बोलता है कि P इंटरसेक्शन Q इज ट्रू, मतलब अब मुझे क्या करना है, अगर इन दोनों P Q के जो पॉसिबल केसेस में है, इन दोनों को अगर मैं इंटरसेक्शन करता हूं तो ट्रू आना चाहिए। तो किन दोनों का इंटरसेक्शन ट्रू आता है, तो आपको पता है इन दोनों का इंटरसेक्शन ट्रू आता है। दैट मीन्स मेरा ये पॉसिबल केस है और ये कैंसिल हो जाएगा। वापस से मैं बताता हूँ इस क्वेश्चन को कैसे हिट करना है। जब भी PQ इस तरीके से रैंडम वैल्यू मुझे निकालनी होती है, तो मैं सारे पॉसिबल केसेस पहले कंडीशन पे हिट करता हूँ। जैसे P यूनियन Q ट्रू कब होगा, जब P को मैं या तो TT ले लूंगा या TF लूंगा या फिर FT ले लूंगा।
इन तीनों ही केसेस में कैसे इनकी ट्रूथ वैल्यू ट्रू होने वाली है ना। लेकिन साथ साथ में बोला इन दोनों का इंटरसेक्शन ट्रू होना, तो इन तीनों केसेस में बताओ कि इनका इंटरसेक्शन ट्रू होता है पहले वाले का, तो हमारा पी और क्यू दोनों की वैल्यू टी हो जाएगी। तो आप बताए कि मेरा आंसर जो हो जाएगा पी भी ट्रू होगा और क्यू भी ट्रू होगा, आंसर होगा टी। डन। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। सेकंड वाले क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, P यूनियन Q इज ट्रू। वापस से P यूनियन Q ट्रू होने वाला, मतलब मेरे पास फिर से 3 पॉसिबल केस, ट्रू ट्रू, TF या FT, तभी ट्रू होता है। 3 केसेस मेरे पास। एंड P यूनियन Q इम्प्लाइज Q फॉल्स होगा। कैसा दिया है, मतलब मेरे पास इस बार भी ये 3 पॉसिबल केस है, पहला, दूसरा और तीसरा, 3 पॉसिबल केसेस है मेरे पास इस बार भी। अब देखते हैं इस वाले केस में फॉल्स, मतलब मेरे पास इम्प्लीकेशन लगा हुआ है। अब जब भी इम्प्लीकेशन कब फॉल्स होता है, एक ही पॉसिबल केसेस में फॉल्स होता है जब फॉरवर्ड डायरेक्शन में TF मिलता है, मतलब यहाँ पर T मिलेगा, इधर पर F मिलेगा, मतलब Q की मेरी ट्रुथ वैल्यू डेफिनेटली कैसी होगी, फॉल्स हो गई। Q की ट्रुथ वैल्यू फॉल्स हो गई, तो इन तीनों पॉसिबल केसेस में ट्रू की वैल्यू फॉल्स हो जाएगी। अब बात करते हैं P यूनियन Q की। P यूनियन Q मेरा कैसा होना, ट्रू होना। तो ऑलरेडी हमने P यूनियन Q कैसे रखा है, ट्रू रखा हुआ है। उसके लिए कितने पॉसिबल केसेस है, 3। और मेरे को ये बोल रहा है कि फॉल्स चाहिए फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो फॉल्स कब मिलेगा, TF चाहिए, तो ट्रू तो ऑलरेडी फिक्स्ड है। फॉल्स के लिए Q फॉल्स होना, तो Q फॉल्स वाला कौन सा केस है, देखिए पहले में फॉल्स है क्या, नहीं, इसमें फॉल्स है क्या, नहीं है। सेकंड में फॉल्स है, थर्ड में फॉल्स नहीं, तो हमारा आंसर जो आ जाएगा TF विल बी द आंसर। इसका हमारा आंसर आएगा पहले का T, दूसरे का F। तो वापस से रिपीट करता हूँ, P यूनियन Q ट्रू होने के लिए मेरे पास 3 पॉसिबल केसेस थे। अब मैं सेकंड कंडीशन को एडजस्ट करता हूँ, ये तभी फॉल्स होगा जब TF होगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, मतलब F होना चाहिए Q, तो F वाला Q ढूंढ लेता हूँ मैं, यही मिलता है मेरे पास FQ, तो मेरे पास डेफिनेटली कैसा हो जाएगा ये मेरा आंसर, इन 3 में से आंसर हो जाएगा TF, मतलब P की वैल्यू T और Q की वैल्यू F। क्लियर। अब मेरे पास 2 क्वेश्चन मेरे सॉल्व हो गए, फर्स्ट एंड सेकंड। थर्ड की बात कर लेते हैं। थर्ड में देखिए बड़े आराम से, P इंटरसेक्शन Q इज फॉल्स। अब देखते हैं इंटरसेक्शन फॉल्स तब होता है, इंटरसेक्शन मतलब या तो TF हो, या तो FT हो, या FF हो। वापस से बता देते हैं, या TT अगर हो जाएगा, दोनों ट्रू हो जाएंगे तो मेरा इंटरसेक्शन ट्रू हो जाता है, इसलिए मैंने उसको हटा दिया। इनका इंटरसेक्शन कैसा होगा, आपको फॉल्स मिलेगा। ये मेरे पास 3 पॉसिबल केसेस हैं, साथ साथ में ये कंडीशन दी हुई है, कैसी, ये ट्रू है, ये ट्रू है। ये ट्रू कब होता है, सारे पॉसिबल केसेस में ट्रू होता है एक्सेप्ट TF में, मतलब अगर आपको इधर T मिल गया, इधर F मिल गया, तो ये मेरा फॉल्स हो जाएगा। दैट मीन्स Q मेरा फॉल्स नहीं होना, Q मेरा फॉल्स नहीं होना, और ये T होना। अब मुझे वापस से बात करते हैं, पहले ये इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये हमारा कैसा है, ऑलरेडी फॉल्स दिया हुआ, ऑलरेडी फॉल्स, मतलब यहाँ पर क्या फिक्स है मेरे पास, फॉल्स फिक्स है, फिक्स है। तो आप मुझे बताओ Q की वैल्यू पे डिपेंड करेगा कोई चीज, मेरे ख्याल से नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि आपको पता है ये तभी फॉल्स होता है, ये तभी फॉल्स होता है जब यहाँ पर TF मिलता है, फॉरवर्ड में TF मिलता है तभी फॉल्स होता है, अदरवाइज सारे ट्रू होते हैं। तो मुझे पहले ही मिल गया है मेरे को फॉल्स, क्यों, क्योंकि P इंटरसेक्शन Q फॉल्स बोला है। अगर ये फॉल्स होता है तो इससे आगे आने वाला चाहे वो फॉल्स हो या ट्रू हो, उससे कोई मतलब नहीं है, तब भी वो कैसा हो जाएगा, मेरा ट्रू ही होगा। क्लियर, क्योंकि फॉरवर्ड डायरेक्शन में TF में फॉल्स होता है, हमारा पहले ही फॉल्स आ गया, FF हो या FT हो, सारे केस में होगा। तो इसके 2 आंसर होगा, या तो FF या FT। क्या आंसर होगा इसका, या तो FF या FT, मतलब एक बार PQ की वैल्यू FF होगी या PQ की वैल्यू FT होगी। ये हमारा पार्ट काफी लंबा हो गया, इसलिए मैं इस पार्ट को यही ब्रेक करता हूँ। बाकी आगे हम लोग आगे पढ़ेंगे, नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। अगर आपको वीडियो सही लग रहा होगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। ओके, बाय बाय, जय हिंद।